अनिल चमोलिया को आमंत्रित करता हूँ। साथियों, मजदूर और मीडिया के बारे में तो मैं अपनी बात रखूंगा, और लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक दो बातें मेरे जहन में है, मैं उस पर सोचता हूँ, वो भी मैं रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो यह है कि देखिए, भारतीय मीडिया कंपनियों की मीडिया है। जिनको हम मीडिया कहते हैं वो कंपनियां चलाती हैं, बड़ी कंपनियां चलाती हैं। पहले वो न्यूज़पेपर की शक्ल में थे, उसको कौन चलाता था? उसको चलाते थे डालमिया, उसको चलाते थे बिरला, उसको चलाते थे सिंघानिया। ये कौन लोग हैं? ये है जूट के मालिक, जूट मिल के मालिक हैं, शुगर मिल के मालिक हैं, डालडा बनाने के मालिक, डालडा बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक हैं। और ये जो फैक्ट्रियां इन लोगों ने लगाई है, बनाई है और उससे कमाई की है, इसमें उनकी मीडिया कंपनियों का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया कंपनियां उनको एक बार्गेन करने की ताकत देती हैं। बार्गेन किससे करना? बार्गेन करना जो सरकार चलाने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे बार्गेन करना। अधिकार आपको है संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, आपको अधिकार है, किसी मीडिया को अधिकार नहीं है। लेकिन वो नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप कोई उम्मीद करें कि कंपनियों का मीडिया आपको कोई मजदूरों के आंदोलन के पक्ष में खड़ा हो जाए, तो मुझे तो लगता है कि इस तरह की सोच ही बेमानी है। सोच बेमानी है। बिल्कुल ही आपकी सोच में अगर ये बात आती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपका भोलापन है, आपका बचपना है, ये किस तरह से आप सोचते हैं। मैं नहीं, कम से कम सोचता हूँ। कभी मैंने इतिहास पढ़ा कि क्या कभी भी कोई ऐसा मौका आया जब मजदूरों ने, यानी इस देश को, समाज को बनाने वाले हिस्से ने कभी कोई अपनी बात की? और कौन सी बात की? बात कानून की, बात संविधान की, बात की पेट भरने की बात की। कभी उन्होंने महल नहीं मांगा, कभी उन्होंने सोफा सेट नहीं मांगा, कभी उन्होंने सूट नहीं मांगा, कभी उन्होंने कोई ऐशो आराम नहीं मांगा। वो अगर कोई मांग कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं बुनियादी रूप से हमें कम से कम रोटी दे दो, हमें कम से कम कपड़ा दे दो, हमें कम से कम छत एक दे दो। यही मांग करते हैं। और कानून की व्यवस्था को बनाए रखो, ये मजदूरों की मांग रही है। इसीलिए कोई वो अतिरिक्त मांग नहीं करते हैं। लेकिन ये जो मांग करते रहे हैं, उसी मांग में तो कटौती करनी है कि आप रोटी अगर 5 रोटी खा रहे हैं तो नहीं, आपको 5 रोटी नहीं खानी है, आपको 3 रोटी पे ही काम करना है। आपका बच्चा जो होगा, वो बच्चा आपका किस स्तर की स्कूल में पढ़ेगा ये हम तय करेंगे, क्योंकि हमें आपके बच्चों को एक मजदूर के रूप में ही देखना है और उससे काम लेना है। हम कोई बहुत अच्छी स्कूल में दे देंगे तो फिर मजदूर मेरे पास कहाँ से आएंगे हमारे पास? तो कुल मिला के ये हमने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी स्टडी की है कि मजदूरों के जब आंदोलन हुए तो यहाँ के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, और वो भी टेलीविज़न के प्रोग्राम्स जिनमें कि जिसके हीरो हैं हमारे और आपके बीच में एंकर के रूप में बहुत सारे लोग, उनका भी रोल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। ये भी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। लेकिन हम चूंकि आशावादी हैं तो हम उम्मीद तलाशते रहते हैं कि कहीं कोई हो, कहीं कोई उम्मीद है।
तो मीडिया से मेरी, पहले हम लोग बहुत बात करते हैं लेबर वीट नहीं है, लेबर वीट यानी कि मजदूरों के कामकाज और उसके अधिकार, कानून की स्थिति, इस पर कोई नजर रखने वाला कोई संवाददाता और कोई पत्रकार है कि नहीं अखबारों में, तो हम पाते हैं कि नहीं। आप पूछ लीजिए, आज सर्वे कर लीजिए हिंदी के अखबारों, टेलीविजन चैनलों को देखने वालों से कि क्या तमिलनाडु में जो अभी सैमसंग फैक्ट्री में मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के बारे में क्या आपको जानकारी भी है? क्या मांग कर रहे हैं वहां के मजदूर? यूनियन बनाने का अधिकार। आप सोचिए कि हम किस दौर में पहुंचे हुए हैं। यूनियन बनाने का अधिकार, उसको मान्यता देने का अधिकार, इसकी मांग हम इस भारत में कर रहे हैं, जिस भारत को हम कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पास कानून पड़ा हुआ है, संविधान कहता है कि आपको अपनी बात कहने का, एकजुट होने का, संगठन बनाने का ये अधिकार है, ये संविधान हमारा कहता है। और तब हालत है कि हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमको यूनियन बनाने दिया जाए और हमें मान्यता दी जाए। कोलिन ने ठीक कहा, और वो डॉक्टर दत्ता सामंत के हवाले से उन्होंने कहा। दत्ता सामंत महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में एक बड़े मजदूर आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते थे। और उनको याद करते हुए कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि उन्होंने कहा कि जो हॉकी है, हॉकी का खेल हमको खेलना सीखना पड़ेगा। हॉकी स्टिक से खेल खेलने की बात हमको सोचनी पड़ेगी। मजदूरों का आंदोलन कमजोर हो, मीडिया में आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। मजदूरों का आंदोलन तेज होगा, और ये मैं बात अभी कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में मजदूर आंदोलन ही इस देश की राजनीति को तय करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय है थोड़ा सा, समय है थोड़ा सा। आप जिसकी चर्चा कर रही थे अमेजोन की, कितनी खबरें दबा लेंगे आप? खबरों को आप फैलने नहीं देंगे, इसलिए कि जो खबरें हमें ऐसी मिलेंगी तो हमारे भीतर एक ताकत का एहसास होगा, तो हम ऐसी खबरों को रोकते हैं। जहां हम जीत दर्ज करते हैं, जहां हम एकजुट होकर लड़ाई करते हैं तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद, यानी उलट स्थितियों के बावजूद, यानी कि हमारी जो मानवीय जो जरूरतें हैं वो उसको भी नकार कर जब हम संघर्ष करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो इस तरह की खबरों को लोग रोकते हैं, क्योंकि हमारी ताकत को, हमारे भीतर ताकत का एहसास कराता है। लेकिन आप रोक नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? देखिए, 2 अप्रैल 18 को पूरे देश में दलितों ने एक कॉल दिया कि पूरा भारत बंद रहेगा। किसी मीडिया ने नहीं दिखाया था, इंटेलिजेंस की कोई खबर नहीं थी, कहां से बंद हो जाएगा, न मीडिया में खबर, न इंटेलिजेंस की खबर। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ। आप खबरों को दबाकर लोगों की चेतना को नहीं रोक सकते। किसान आंदोलन के बारे में आपने खबर नहीं दी, लेकिन किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ जुट के, और एक साल तक जिसकी कल्पना भारतीय इतिहास में शायद कोई नहीं कर सकता है, 1 साल तक वो बैठे रहे। भारत की सरकार को ये फैसला करना पड़ा कि हम कानून वापस ले रहे हैं। ये फैसला तो कम से कम करना पड़ा, लागू तो वो नहीं कर पाए। इसके बाद नहीं कुछ किया या किया, इस पे बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन भारत सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। यही हम अपनी बात यहाँ, ये हमारी संगठन और हमारे संघर्ष की वो ताकत बता। आज भी मैं कहता हूँ कि 12 साल के बाद भी मजदूर अगर मारुति का आकर इस प्रेस क्लब में, सतीश अगर ये बात कह रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं होगा अगर मारुति के मजदूरों के आंदोलन का, अंजलि ने जिस तरीके से उस बात को लिखा है मजदूरों ने, उसमें एक ही बात मुझे नजर आई, ताकत। तमाम बातों के बावजूद मजदूर कह रहा है कि हमारी ताकत को तुम मुझसे नहीं छीन सकते। हमारे भीतर जो एक होने की जो चेतना है उसको तुम नहीं रोक सकते। आप कल्पना कीजिए, 7 मिनट बता नहीं पाए, और अंग्रेजी में वो, माफ करेंगे संतोष, अंग्रेजी में वो एक्सप्रेस नहीं होगा
और वो हिंदी में भी एक्सप्रेस नहीं होगा। जो हम मजदूर अपनी 7 मिनट की पूरी कहानी जो बयान करेगा अपनी भाषा में, उससे शायद जो उसके चेहरे पर उभर के आएगा, तब शायद आपको समझ में आएगा कि ये 7 मिनट का जो केवल ब्रेक मिलता है उसका क्या मतलब होता है। उसी में सब कुछ करना है, छींकना है, टॉयलेट जाना है, चाय पीना है, पानी पीना है, या कोई भी बुनियादी जो जरूरत है, वो सिर्फ 7 मिनट में। 7 मिनट के बाद यदि आपका 7 मिनट और सेकंड में आप पहुंच गए तो आपका क्या होगा, इस पर तो बात ही नहीं की इन्होंने। 7 मिनट के बाद यदि 8वां मिनट के दायरे में आप घुस गए तो आपकी उस दिन की दिहाड़ी गई, एब्सेंट मार्क, आपकी मजदूरी में कटौती, इस तमाम नियम है, उसके नियम बनाए गए। आप सोचिए कि हम किस समय में पहुंच गए हैं। 12-12 घंटे काम करने पड़ रहे हैं। हम किस बात के लिए आज लड़ रहे हैं? तो केवल लड़ रहे हैं यूनियन बनाने के लिए। तो साथियों, मैं ये कह रहा हूं कि हालत मजदूरों की बद से बदतर करने की कोशिश की जा रही है और 2 स्थितियां खड़ी हो रही हैं। सरकार की जितनी मशीनरी है, पुलिस से लेके, कोर्ट से लेके, पार्टियों से लेके, ये सारी मशीनरी मजदूरों के भी पक्ष में नहीं है, बल्कि जो उद्योगपति हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो अपनी एक समानांतर व्यवस्था कैसे खड़ी कर लें, यानी फैक्ट्री में अपना कानून बना लें, फैक्ट्री में अपनी निजी सेना बना लें, फैक्ट्री में अपनी एक लॉबी तैयार कर ले ब्यूरोक्रेट्स की, नौकरशाहों की। ये तमाम एक जो समानांतर जो व्यवस्था बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको वो फैसिलिटेट करते हैं, यानी उनकी वो सुविधा देते हैं, उनको सहयोग करते हैं, मजदूरों के पक्ष में नहीं। मजदूरों के लिए तो जो दफ्तर खुले थे, मैं घूम रहा था राजपुर रोड से लेके, और ये आपका ये साउथ में जो साउथ दिल्ली का जो गिरिनगर का जो दफ्तर है, मैं देख रहा था, मैं कई बार जाता हूँ, उजाड़, एकदम उजाड़, एकदम सा उजाड़ हो गया। कोई मजदूर जाने की जाना ही, जाके करेगा क्या या जाके करेगी क्या, दोनों बातें। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक बात जो 2-3 बातें फाइनली, नहीं ना 3-4 मिनट, तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2-3 बातें मैं यहाँ की ठोस रूप में आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, मनरेगा का जो कंसेप्ट आया, मनरेगा का जो कंसेप्ट आया, वो उसकी एक लाइन है कि मजदूरों को, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, उनको 100 दिन की मजदूरी में 365 दिन जीने की आदत डालनी है। ये उसका एक लाइन है, बॉटम लाइन है कि 100 दिन में आपको 365 दिन जीने की आबादी हो जाएगी आप। ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद का एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला केवल गांव के मजदूरों के लिए नहीं है, ये फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी है। हम ना बात करके उलझते रहते हैं कि वो कैजुअल है, परमानेंट है और वो टेम्पररी है, ठेका पर है। ये हमारे और आपके उलझने के ये ढांचे हैं। बॉटम लाइन इसका क्या है? बॉटम लाइन ये है कि मजदूरों को कुल जितना हम पैसा देते थे, उस पैसे में क्या वो 100 दिन के पैसे से 365 दिन चलाने के आदी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये बॉटम लाइन इसका है। इसीलिए हम लोग इसमें जो उलझते हैं कि ये परमानेंट परमानेंट कैजुअल का कंसेप्ट कहाँ रह गया है? कोई कानून हो तब तो कंसेप्ट ये समझ में आए ना। ये कंसेप्ट ही नहीं है। ये बहुत विस्तार से मैं इस पे कोई बात अपनी कह सकता था, क्योंकि मैंने इसकी कुछ स्टडी की, लेकिन अभी मौका नहीं है। दूसरी बात है कि हम और आप केवल गूगल में सर्च करने की आदत नहीं डालें। गूगल जैसे और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, बहुत सारे सर्च इंजन हैं। ये जो हमारा दिमाग जो एक मोनोपोली के जो एकाधिकार जो बन रहा है, उसके लायक जो बनाने की कोशिश हो रही है, इसके प्रति थोड़ा हमको सतर्क होना चाहिए। हम भी बन रहे हैं उस एकाधिकारवादी जो स्थिति बन रही है, उसकी मानसिकता हमारे भीतर भी बन रही है। ये मत समझे कि हम बहुत अलर्ट लोग हैं, बहुत ही हम समझदार लोग हैं। नहीं, आप भी उसके शिकार हैं, हम भी उसके शिकार हैं। इसीलिए आप एक जगह केवल ठहर के केवल एक चीज को तलाशना है तो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें और आपको भी एक आदत छोड़नी पड़ेगी।
और अंतिम में जो बात मैं कहने की एक कोशिश कर रहा हूँ, और ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल देखिए, एक पूरी अभी भारत में एक लड़ाई जो अभी है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, पूरी सामाजिक न्याय की लड़ाई से मजदूरों की यानी श्रम और श्रमिकों की लड़ाई को कैसे हम बाहर करें, ये एक पूरी पॉलिटिक्स हमारे सामने खड़ी हो रही है और खड़ी की जा रही है। इसीलिए आपको वो चेन्नई में भी दिखाई देगा और वो आपको उत्तराखंड में भी दिखाई देगा और वो दिल्ली में भी दिखाई देगा। एक जैसी ही राजनीति आपको तीनों स्टेट में दिखाई देंगी या 4 स्टेट में। अलग अलग पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय के नाम पे चल रही हैं, लेकिन श्रमिकों और श्रम की जो स्थिति है उनकी राजनीति में वो एक जैसी है। ये पूरी सामाजिक न्याय की लड़ाई को खोखला करने के लिए श्रम और श्रमिकों को उससे बाहर किया जा रहा है। जैसे अमेरिका कहता है ना कि लोकतंत्र तो जो है वो हमारे देश के लिए हो, और दूसरे देश में यदि फांसीवाद है, तानाशाह है, तो हिटलरशाह है, जो भी है हम उसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन हमारी जगह छोड़ दो। तो मजदूरों के आंदोलन से कैसे लोकतंत्र की जो आवाज है, लोकतंत्र है, उसको हम खत्म कर सकें, उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकें, इसका इस्तेमाल सामाजिक न्याय की राजनीति का बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। ये बात मुझे एक राजनीतिक रूप से ये बात समझ में आती है। इसीलिए साथियों, हमें तो श्रम और श्रमिक के साथ न्याय, सामाजिक न्याय की जो हमारी जो राय है, हम उसको बार बार दोहराएंगे और रखेंगे कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को खोखला मत करो। सामाजिक न्याय की लड़ाई तभी जिंदा रहेगी जब श्रम और श्रमिकों की बात को इसमें हम शामिल करेंगे, नहीं तो सामाजिक न्याय का जो पूरा कंसेप्ट है वो सांप्रदायिकता की राजनीति का वो चारागाह बन जाएगा, और वो बन रहा है। इसीलिए साथियों, इसके प्रति केवल हमको, इसको लेकर हमको थोड़ी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। और हमें ऐसे मजदूरों के बीच में बस एक ही आवाज़ है कि आज जैसी भी स्थिति है, कल हमारा है, और कल हम इस राजनीति का भविष्य हम तय करेंगे। ये हमारी ताकत को कोई रोक नहीं सकता। ये बात जरूर कही जानी चाहिए। आपने मुझे सुना, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।